अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इल्मी सिटी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान सियाली। नाज़रीन, इल्मी सिटी रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए मालूमाती प्रोग्राम्स और इंफॉर्मेटिव चीज़ें लेकर आता है। तो नाज़रीन, आज भी हम एक अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल डिप्रेस्ड लोग ढूंढना मुश्किल नहीं है। एक डिप्रेस्ड इंसान ढूंढने निकले आपको हजार मिल जाएंगे। आखिर इस डिप्रेशन की, इस अफसुर्दगी की वजह क्या है? खासतौर पर अगर हम देखते हैं नौजवानों के अंदर एक डिप्रेशन पाया जाता है, ख्वाह वो कैरियर के हवाले से हो, ख्वाह वो एजुकेशन के हवाले से हो, या किसी भी मुआशरती पहलू के। तो नाज़रीन, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह हम लोग जवान जो एक अफसुर्दगी, एक डिप्रेशन का शिकार हैं, ये क्यों है, और किस तरह हम इन नौजवानों को इस डिप्रेशन से निकालकर एम्पावर कर सकते हैं। बेसिकली आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो नौजवानों को बाइख्तियार बनाने में है, उनका बाइख्तियार मुस्तकबिल बनाने के हवाले से हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वेरी वेरी ऑनरेबल सर कामरान सईद उस्मानी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उस्मान। नाज़रीन, सर कामरान का तारुफ मैं आपसे करवाता चलूं। ये एक यंग पॉलिटिशियन, पाकिस्तान की एक उभरती हुई पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह भी हैं, जो कि जिसका नाम है जमहूरी वतन पार्टी। तो ये उसके प्रेसिडेंट हैं जमहूरी वतन पार्टी के, और एज अ यंग पॉलिटिशियन ये आज हमें बात करेंगे नौजवानों के हवाले से कि किस तरह नौजवानों को एम्पावर किया जा सकता है आज के इस दौर के अंदर। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं, मैं अपने सवालों की तरफ बढ़ता हूँ। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हम लोग जाते हैं नौजवानों की एम्पावरमेंट के ऊपर, बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि आखिर वजह क्या है, आखिर इशू क्या है, क्यों आज का नौजवान अफसुर्दा है, डिप्रेस्ड है, और अपने करियर के हवाले से और मुख्तलिफ हवालों से परेशान नजर आता है। इसकी क्या वजह है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान, इसकी कोई एक खास स्पेसिफिक वजह नहीं है। अगर इसमें देखा जाए ना तो आपकी एजुकेशन से लेके आपकी एम्प्लॉयमेंट तक हर दूसरी चीज में कोई ना कोई प्रॉब्लम इस तरह की है जो एक यंगस्टर को या फिर एक नौजवान को जो है ना वो डिप्रेस करती है। आपकी एजुकेशन स्ट्रक्चर, आपके एजुकेशन सिलेबस से लेके आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज तक, और जब आप एक करियर को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे होते हैं तब तक, फ्रॉम चाइल्डहुड टू प्रोफेशनल लाइफ, एक नौजवान को बहुत सी चीजों से को सफर करना पड़ता है। उसके बाद फिर जो अनसर्टेनिटी हम लोगों के माशरे के अंदर है, ख्वाह वो मीडिया के जरिए हो, ख्वाह वो सोशल मीडिया जो एक नौजवान इंडिविजुअली यूज करता है उसके जरिए, वो एक कंपटीशन की सूरत हाल में आ जाता है। बनिस्बत इसके कि वो अपने एक नेचुरल टैलेंट को पहचाने, उसकी निस्बत वो एक कंपटीशन की सूरत हाल में आ जाता है जो उस पर मजीद प्रेशर डालती है और उसके लिए एक डिप्रेसिव सूरत हाल को पैदा करती है। बेसिक ये रीजन है। और इसमें आगे बहुत सी चीजें, बहुत से फैक्टर्स इस पे वेरी करते हैं, बहुत से फैक्टर्स जो है वो इस पे डिपेंड करते हैं। जी ठीक। अच्छा, आपने नौजवानों के कंपटीशन की बात की। अब हम जी। बात करते हैं नौजवानों के एम्पावरमेंट के ऊपर। क्यों आज का हम्म। नौजवान इस काबिल नहीं है कि वो आगे बढ़ सके और लीड ले सके? जिस तरह कि आपने एक पॉलिटिकल जमात के सरबराह हैं, आप उस इस पॉलिटिकल जमात के सरबराह की हैसियत से आप बताएं, क्योंकि आप भी यंगस्टर्स में मैं कहूंगा कि शामिल होंगे। तो आप बताएं कि किस तरह नौजवान आगे आ सकते हैं और लीड ले सकते हैं आज के दौर के अंदर। जी उस्मान, पहली बात तो ये कि मैं जेडब्ल्यूपी का सरबराह नहीं हूँ, मैं यूथ प्रेसिडेंट हूँ, यूथ विंग का सरबराह हूँ। ठीक है, लेट मी सही। करेक्ट यू। और सेकंड ये है कि जो इनिशियल प्रॉब्लम है ना आपका, देखें मैं इसको स्टार्ट करूंगा आपके एजुकेशनल प्रॉब्लम से, एजुकेशनल सिलेबस से, या फिर वे ऑफ एजुकेशन जो इस मुल्क में राइज है उससे। देखें आपके अंदर, मैं आपसे अपना एक ना पर्सनल एक कह लें एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि व्हेन आई वाज इन सही। यूनिवर्सिटी, तो मेरा जो फर्स्ट डे था यूनिवर्सिटी का, मुझे एक बहुत लंबी चौड़ी जो है वो ओरिएंटेशन दी गई। ठीक है ना, कि जी आप इतने आवर्स की प्रेजेंटेशंस करेंगे, इतने आवर्स का आपका फील्ड वर्क होगा, ये होगा वो होगा, ये सारा कुछ सुना के 18-19 घंटे मेहनत करके उसके बाद यू गेट अ गुड जॉब। ठीक है। तो मैंने सवाल किया अपने टीचर से कि अगर इतनी मेहनत करके हमारी तालीम का मकसद सिर्फ हुसूले नौकरी है, तो फिर आप तो यहाँ नौकर पैदा कर रहे हैं। तो ये देखें, ये चीज अगर आप अपने माइंड में रखें ना, कि जिस माशरे के अंदर हुसूले इल्म का मकसद महज नौकरी हो, वहां पे नौकर पैदा होते हैं, वहां पे लीडर्स पैदा नहीं होते। आप ये देखें ना,
आप डे फर्स्ट से आप उनके एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में नहीं बताते, आप उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं बताते, आप उन्हें इनोवेशन की तरफ नहीं लेके जाते, आप उन्हें क्रिएटिविटी की तरफ नहीं लेके जाते। रटा रटा एक सिलेबस है, वो आपने ग्रेड बेस पे जी, जिसका क्या कहते हैं फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, जिसका 3.5 प्लस सीजीपीए है वो कामयाब है, जिसका उससे लो है वो अपनी जिंदगी में नाकाम है। ग्रेड्स कभी फैसला नहीं करते। एक स्टूडेंट पे वही प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि मेरे ग्रेड्स कम है, शायद मैं आगे लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। आपके टीचर्स का इसमें एक बहुत बड़ा किरदार है। अगर वो एक स्टूडेंट को ग्रेड्स की बेस पे जज करना बंद करें और बनिस्बत उसकी जो पर्सनल स्किल्स हैं उस पे उसको क्या कहते हैं उसके टैलेंट को ग्रूम करने की कोशिश करें, तो बहुत हद तक आपकी एम्पावरमेंट का मसला खत्म हो सकता है। लेकिन इस तरह होता नहीं है इस मुल्क में। आपके अच्छा जो सर, ये टीचर है वो बताएं। आपको ठीक है। जज करते हैं। जी। जी जी। सही। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने बात की एंटरप्रेन्योरशिप की, कि बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं लेकर आया जाता, उनको नौकरी की तरफ लेके जाया जाता है बचपन से। तो अब ये जी बताइएगा कि अगर चले फर्ज करें एक नौजवान अपना कोई काम शुरू करना चाहता है, अपना कोई इनिशिएटिव लेना चाहता है, ठीक है, फर्ज कर लें कि कोई एनजीओ बनाना चाहता है, कोई अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए ठीक है। नौजवान मेंटली तौर पर किस तरह तैयार किया जा सकता है, वो अपने आप को किस तरह मेंटली तौर पर रेडी करे कि जी मैंने सोसाइटी को भी फेस करना है, मैंने फाइनेंशियल क्राइसिस को भी फेस करना है, मैंने हर चीज को फेस करके आगे बढ़ना है, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। एक हैसियत नौजवान मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। देखें, जब आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज या फिर ये जिम्मेदारी जो है ना, ये आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की है कि वहां पे आपकी इस तरह की ग्रूमिंग होनी चाहिए। आपको लाइफ फेजेस के बारे में नहीं बताया जाता, आपको सिर्फ मिस्टर चिप्स पढ़ाया जाता है, या आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स रटाए जाते हैं, आपको यूनिट्स रटवा दिए जाते हैं। कंसेप्ट नाम की कोई चीज इधर है नहीं। ठीक है, आपको बेसिकली सिर्फ ट्रेन इसलिए किया जाता है कि जनाब आप इस थ्योरी का रट्टा मार लें, ठीक है, आगे फ्यूचर लाइफ जो है वो आपकी बहुत ज्यादा जो है ना वो सक्सेसफुल होगी। आपका एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ना आने का नौजवानों का रुझान इस वजह से है कि फोर्स आप एक एग्जांपल कीजिए, आप 60 साल किसी मल्टीनेशनल कंपनी में 5 लाख रुपया तनख्वाह के साथ भी काम करते हैं। फोर्स आप करते हैं, 60 साल की उम्र तक आप करते हैं, उसके बाद आप रिटायर हो जाते हैं। आपका जो बच्चा है वो फिर जीरो से ही स्टार्ट करेगा। ये चीजें हमारे नौजवान समझते नहीं है, और हमारे जो पेरेंट्स हैं इवन उन्होंने भी कुछ हद तक जो जनरेशन में कुछ ऐसे लोग हैं जो पेरेंट्स हैं वो इन चीजों को नहीं समझते। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर है, ये लाजिम है, उसने आगे जहाँ जॉब छोड़ी बाप ने वहीं से बेटे ने जीरो से स्टार्ट करना है। बनिस्बत इसके कि आप कंपैरिजन कर लें उस समोसे वाले का जिसने एक थाली पे रख के या फिर एक रेडी पे रख के अपने समोसे बेचना शुरू किए, आज उसका बेटा 2-3 दुकानों का मालिक है। ठीक है, उसने अपने बेटे को जहां से हैंड ओवर किया वो उससे ऊपर था। आपको ये चीजें अपनी जनरेशन के अंदर समझाने की जरूरत है कि हमें एक ऐसी चीज को स्टार्ट करना है जो हम जनरेशन तक लेके जा सके। देखे ना, आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, इवेंचुअली तो उस कंपनी को ही फायदा है। ठीक है, आपको उसका कोई फायदा नहीं, आप रिटायर होते हैं, आपके बेटे को मैनेजर पोस्ट पे नहीं रखेंगे। तो ये चीजें थोड़ा सा हम लोगों को समझाने की जरूरत है, हमारे टीचर्स को इन चीजों को बच्चों को समझाने की जरूरत है कि आप कोशिश कीजिए, फाइनेंसिस ही मैटर नहीं करते। देखें, अगर एक एमबीए है वो अपने अपने स्टार्टअप से, अपने कोई माइनर से बजट से भी, कोई माइनर चीज से भी स्टार्ट कर लेता है ना, वो इवेंचुअली अगर अपने काम पे लगा रहता है, मेहनत करता रहता है, तो उसको कामयाबी मिल जाती है। हार्ड हार्ड और सॉफ्ट टाइम जो है वो लाइफ में आता रहता है। ये हम लोग के टीचर्स हम लोगों को समझाते नहीं, हमें सिर्फ ये समझाया जाता है कि आप डिग्री 3.5 प्लस सीजीपीए से ले लें, उसके बाद फिर आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो फिर उसके बाद ऑल सेट है। इस तरह नहीं होता। ये इसमें सबसे ज्यादा जरूरत हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको बिजनेस से हटकर एजुकेशन को बिजनेस समझने के बजाय वो अगर ग्रूमिंग सेंटर्स बनाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन इस तरह होता नहीं है। सही। आपने टीचर्स की बात की, एजुकेशन सिस्टम की बात की, लेकिन सर यहाँ पर एक मसला है। टीचर्स भी बाउंड जी है अपनी यूनिवर्सिटीज की पॉलिसीज के तहत, और जो हमारा करिकुलम है वो भी एक तरह से थोपा जाता है इंस्टीट्यूट्स के ऊपर। तो टीचर्स भी मजबूर है, वो क्या करें, उन्होंने साल के एंड पर रिपोर्ट देनी है अपने स्कूल को या अपनी मुतलका यूनिवर्सिटी को कि जी हमने ये करवाया अपने बच्चों को, और ये हमने बोर्ड के तो एग्जामिनेशन आप क्लियर ये करवाए। देखिए ना, तो तो अब यहाँ इसमें पर हम किस तरह अब सिस्टम की मैं बात करूंगा सर, सिस्टम में किस तरह चेंजेस लेकर आई जा सकती हैं, आप बहैसियत एक देखिए, पॉलिटिशियन आप क्या इसमें इसमें देंगे, बताओ। मेरे ख्याल से जो हम लोगों की गवर्नमेंट है उसको इस चीज पे बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। और हम लोगों के टोटल जो एजुकेशन के मामला है, मसला ये है कि इस मुल्क के अंदर आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर है वो मैट्रिक फेल है, उसको आप ये चीजें नहीं समझा सकते। तो मसले मसाइल इस तरह के हैं कि जब तक गवर्नमेंट की तरफ से इनको प्रॉपरली डंडा नहीं दिया जाता, स्पेसिफिकली
वन टाइप ऑफ सिलेबस फॉर ऑल प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, ये आप इम्प्लीमेंट नहीं करते। और उसके बाद उस्ताद की काबिलियत इस पर नहीं है कि कितने बच्चों को फेल करके उसने री एडमिशन करवा के यूनिवर्सिटी का, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का फायदा किया, दोबारा यूनिवर्सिटी को पैसे है, इस पे नहीं, कितने उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो जाके बहुत इनोवेटिव इंजीनियर्स लगे, अकाउंटेंट कामयाब लगे, हुए। बेहतरीन अपनी फील्ड के अंदर जाके मास्टर अपनी फील्ड के बने, उस पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया कुछ और है। इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप जो है वो टीचर्स को थोड़ा वो करें, इनके क्या कहते हैं एजुकेशनल सेमिनार्स होने चाहिए, जिसके अंदर टीचर का क्राइटेरिया ये सेट हो कि ग्रेडिंग सिस्टम पे नहीं, आप बच्चे के स्किल पे उसको जज करेंगे, उसके टैलेंट पे आप उसको जज करेंगे। इसमें गवर्नमेंट कर सकती है, स्पेसिफिकली कोई एक सिविलियन या फिर कोई एक क्या कहते हैं इंडिविजुअल इदारा ये काम नहीं कर सकता जब तक आपकी गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें प्रॉपरली जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाएगा। और प्रॉपरली गवर्नमेंट में कुछ ऐसे लोग जैसे आपके मिनिस्टर्स या फिर आपके जो सेक्रेटरीज हैं वो वाकई पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, जो वाकई मुल्क के अंदर टैलेंट को पहचानना चाहते हैं या टैलेंट को आगे लाना चाहते हैं, तब तक ये चीजें नहीं होंगी। इसके लिए बेहतर देखें रूट, आप चाहे एजुकेशन कर लें, चाहे हेल्थ कर लें, या कोई भी आप फील्ड पकड़ लें, अगर आप उसकी रूट को बेहतर करना चाहते हैं तो हमारी कौम को चाहिए कि वोट जिम्मेदारी से करें, फिर अपने वोट को बिरयानी पे, कीमे के नान पे, इन या 5,000 के नोट पे ना बेचें। आप जब वोट ठीक इंसान को, पढ़े लिखे इंसान को करेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो जाके आगे हेल्थ में, एजुकेशन में, उन सारे मामलात में वो करेगा। यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जब आधी से ज्यादा पाकिस्तान के बहुत कम क्या कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो, या यूथ है जो वाकई पढ़ने जाते हैं, ये आप समझते हैं चीज को, जो वाकई ही एजुकेशन गेन करने जाते हैं। बाकी आपकी देख लें बहुत बड़ा एक नंबर है यूथ का जो स्कूल कॉलेजेस से महरूम है, उनका क्या काम है, सिर्फ नारे लगाते हैं या फिर डांस करते हैं किसी के जलसे में, या फिर क्या कहते हैं किसी जगह पे खड़े होकर लड़ाई झगड़े करेंगे। उनको अपने पर्पसेस के लिए पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी तरह की भी एनजीओ या फिर किसी तरह के भी लोग जो है वो आके आपके मुल्क में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी चीज का सोल्यूशन चाहते हैं ना, उसके लिए यह है कि आप गवर्नमेंट इस तरह की इलेक्ट करें जो वाकई ही इन प्रॉब्लम्स को समझती हो और इनका सोल्यूशन दे सकती हो। ना सिर्फ ये कि जी फलां का बरादरी इतनी बड़ी है तो उसको मिनिस्ट्री दे दी जाए, या फलां बोलता बहुत अच्छा है तो इस वजह से उसको मिनिस्ट्री दे दी जाए। जो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट हो उसको उस फील्ड का मिनिस्टर होना चाहिए। आपका मैट्रिक फेल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी या इस तरह के लोग नहीं होने चाहिए। चले चले वो सर, वो तो हम देखेंगे कि हमने क्या करना है इस मामले में। हम बात फिर हम दूसरी तरफ चली जाएगी, हम लोग दोबारा यूथ के ऊपर आते हैं कि यूथ के हवाले से मैं पूछूंगा कि यूनिवर्सिटीज के अंदर भी आपने जिस तरह बच्चों की बात की, यूनिवर्सिटीज के अंदर भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की अपॉर्चुनिटी होती है। वहां पे सोसाइटीज होती हैं, क्लब्स होते हैं। इन सोसाइटीज और क्लब्स का कितना रोल होता है स्टूडेंट की ग्रूमिंग के अंदर और स्टूडेंट के फर्दर अपने कैरियर के अंदर? क्या आप इसके बारे में कहेंगे? देखें डिबेटिंग सोसाइटीज होती हैं, ड्रामेटिक सोसाइटीज होती हैं, स्पोर्ट्स सोसाइटीज होती हैं, तमाम सोसाइटीज जो है वो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट इदारे जो अच्छा इदारा है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, जो कि बिल्कुल। स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो तलबा है, यंगस्टर्स हैं, उनके लिए ग्रूमिंग में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो इसमें जाने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। स्पोर्ट्स को ले लें, एक स्पेसिफिक स्टूडेंट्स होते हैं जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है वो जाते हैं। फिर एक नंबर ऑफ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स होते हैं जिनको डिबेट का शौक होता है, वो डिबेटिंग सोसाइटीज ज्वाइन कर लेते हैं। फिर उसमें जो कुछ आर्टिस्टिक या इनोवेटिव बच्चे होते हैं वो ड्रामेटिक सोसाइटीज में चले जाते हैं या कल्चरल सोसाइटीज में चले जाते हैं। लेकिन बिल्कुल। इट इट शुड बी द पार्ट ऑफ योर कोर्स और सिलेबस। ठीक है, ये कंपलसरी होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए कि वो इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में लाजमन हिस्सा लें। या फिर एक सेल्फ सही। ग्रूमिंग, आपका क्या कहते हैं फ्यूचरिस्टिक जो चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं इन बिजनेस, या फिर जो जिस बच्चे का टैलेंट है उसमें हेल्प कर सकती है, उससे रिलेटेड कोर्सेज होने चाहिए। आप बिजनेस डेवलपमेंट या किसी किस्म की भी कोई डिग्री उठा के देख लें, एक्चुअल जो मार्केट के अंदर होता है या एक्चुअल जो फील्ड के अंदर होता है उस बच्चे को उस चीज का कुछ आइडिया नहीं होता। आप ये देखें ना, आपकी यूनिवर्सिटीज डिग्री देती हैं, लेकिन उस डिग्री फ्रेश जो डिग्री ग्रेजुएट होता है वो जब मार्केट के अंदर जाता है, अपना बिजनेस स्टेबल करता है या किसी जगह पे जाके एज सेल्समैन या फिर एज रिप्रेजेंटेटिव लगता है, वो उसकी थ्योरी उसके किसी काम नहीं आती। तो बनिस्बत इसके कि ऐसे ही। सिर्फ हम कागज पकड़ाएं, हमें इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में सिर्फ ना सिर्फ डिबेट स्पोर्ट्स होने चाहिए, बल्कि इस तरह का फील्ड वर्क होना चाहिए जिससे स्टूडेंट वाकई एक्चुअल जो फील्ड लाइफ है
और जिस हद तक खतरनाक या जिस हद तक डिप्रेसिव, जिस हद तक उसको अपसेट करेगी या जिस हद तक उसको मोटिवेट करेगी, वो सारी चीजों का बखूबी प्रैक्टिकली जो स्टूडेंट है उसको इल्म होना चाहिए। तो ये आपकी बात सही। ठीक है कि जाहिर इस हद तक इस चीज में यंगस्टर्स को जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हम्म, ठीक। में। अच्छा सर, अब एक बात जो कि हमारे टॉपिक से भी आया है वो है पैशनलेस की। अब एक स्टूडेंट है ही पैशनलेस, उसको पता है जी मैंने बड़े होना है और मैंने वालिद साहब का कारोबार संभाल लेना है, मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं है लीड करने की, मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं है सोसाइटी। तो ऐसी यूथ का किस तरह हम इनके अंदर पैशन क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह हम इनको आगे लेकर आ सकते हैं जो कि पैशन अपना क्रिएट करना ही नहीं चाहते। अच्छा देखें, ये जो लोग हैं ना, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, ये डिप्रेस नहीं है, ये बाय चॉइस है। हम्म, अब आप बिल्कुल। अगर काम नहीं करना चाहते भाई, तो आपको कोई डंडा मार के जबरदस्ती नहीं करा सकता। आप अगर हम्म, काम नहीं करना चाहते, मतलब हम अक्सर अपने फील्ड में बोलते हैं कि बंदे को ढीठ होना चाहिए, काम उसे कोई नहीं करवा सकता। तो देखें, अगर एक इंसान करना ही नहीं चाहता, हम तो उस यूथ की बात करेंगे ना जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, ठीक है ना। हम्म, उनको हम एक मोटिवेशन दे सकते हैं कि आप अगर गिर गए हैं तो आप दोबारा उठने की अपने अंदर हिम्मत पैदा कीजिए। लेकिन एक इंसान जिसको पता है मेरा बना बनाया सेटअप है, मुझे जरूरत नहीं है, अच्छा उसको उस वक्त तो फील होता है कि जरूरत नहीं है, इवेंचुअली वो जब किसी कारोबार में या किसी लेकिन सर जगह पे जाके बैठता है ना, वो बेड़ा गर्क। माजरत के साथ मैं आपकी जी यहाँ पे बात काट रहा हूँ। जी। ऐसी यूथ का हम हमारी सोसाइटी को एज अ होल क्या बेनिफिट हो रहा है? देखें, ऐसी यूथ का, जिस यूथ का आपने बताया, उस यूथ का आपकी सोसाइटी को ये बेनिफिट होता है कि अगर वालिद साहब ने बना बनाया बहुत बड़ा कारोबार दे दिया है, तो वो फिर अपनी कोई बहुत जबरदस्त किस्म की गाड़ी में, लग्जरी गाड़ी में, कोई राह चलता फुटपाथ पे बंदा नीचे दे देते हैं, या फिर वालिद साहब का बना बनाया जो आपका क्या कहते हैं जो सेटअप होता है ना, उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। ऐसी यूथ का और कुछ भी नहीं होता। देखें, सही पैशन तो। के बगैर सारी कुछ नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? आप मुझे बताएं, आप एक चीज का पैशन ही नहीं रखते, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, आप उस चीज का बेड़ा गर्क ही करेंगे? आप उसको किस तरह कर सकते हैं? देखें, या तो आप डिप्रेस्ड हैं, आपके डिप्रेशन को खत्म किया जा सकता है। आप अपसेट हैं, ठीक। आपकी क्या कहते हैं माइंड लेवल जो है ना, उसको बेहतर किया जा सकता है। एक इंसान जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, उसका आप उसको किस तरह समझा सकते हैं? इस तरह की यूथ को नहीं समझाया जा सकता भाई, ये अपनी लैम्बोर्गिनीज के नीचे कोई फुटपाथ वाला अच्छा, यानी कोई बंदा नीचे, समझाया और ही नहीं कुछ जा, नहीं सिरे करता। से कोई सोल्यूशन ही नहीं है। आप मुझे बता दें, कुछ आता है आपके माइंड में? जो आपने सर देखे मैं ना, तो मैं नक्शा किस तरह, नक्शा किस तरह का खींचा है कि एक यूथ जो आ, मतलब वो जिसे पता है कि वालिद साहब का बना बनाया सेटअप है, आगे काम करने की जरूरत नहीं है, उस बंदे को आप कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? भाई नहीं कर सकते, किसी तरह नहीं कर सकते। वो तो फिर एक खुदा ताला की जात की करम नवाजी होती है, अगर किसी को हिदायत दे दे तो फिर आप कोई दम बिल्कुल सर। दरूद के लिए चले कोई बाबा सर, बंगाली आगे ढूंढ लें, बढ़ते हैं। उसकी तावीज दिलवाएं और वो बेहतर हो जाएगा। ठीक। अच्छा सर, अब बात कर लेते हैं हम अपॉर्चुनिटीज की। आज के दौर में जिस तरह अभी हम देखते हैं कि किस तरह 6 मंथ्स या 7 मंथ्स ऑलमोस्ट ये कोरोना की वजह से बहुत सी जो नौजवान तबका है उन्होंने अपनी जॉब्स वगैरह लूज कर चुके हैं और बहुत से कारोबार जो है वो इफेक्ट हो चुके हैं। तो आगे फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं कारोबार की, या फिर आज की जो यूथ है जो अपनी जॉब्स खो बैठे हैं या जो कारोबार करना चाहते हैं दोबारा से स्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरह किस फील्ड के को चूज करना चाहिए और किस तरह अपने शौक को परसू करना चाहिए? देखिए, मैं जहाँ तक देखता हूँ ना कि कोरोना के बाद तो जो आपके एक्चुअल जो मार्केट्स थी, होलसेल की या रिटेल की मार्केट्स, वो तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई हैं। मेरी नज़र में जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है वो आईटी से रिलेटेड होगा। वो ई कॉमर्स में आ जाए, इंडस्ट्री में क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में आ जाए, कॉल सेंटर्स है, या फिर जो आपका आईटी बेस्ड जो बिजनेसेस है, उनकी अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है, उनका स्कोप बहुत ज़्यादा है। आने वाले टाइम से रिलेटेड भी और अब कोरोना से रिलेटेड भी, जिन जिन लोगों के फ्रीलांसिंग कर रहे थे या फिर जो वर्क फ्रॉम होम आईटी पे कर रहे थे, उन लोगों को इफेक्ट तो किया है, जाहिर है कोरोना हर एक को इफेक्ट किया है, लेकिन वो लोग फिर भी ऑन द अदर हैंड जरा सेफर जोन में थे। तो मेरे ख्याल से जो बिल्कुल। आईटी से रिलेटेड बिजनेसेस हैं या फिर आईटी से रिलेटेड जॉब्स हैं, वो एज कंपेयर टू अदर बिजनेसेस जो है वो ज्यादा स्टेबल हैं या ज्यादा सेफ हैं इस टाइम पे, राइट आफ्टर कोरोना। ऑनलाइन बिजनेसेस सही। जो लोग हैंडल कर रहे हैं या फिर जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये सेफर था और स्टेबल भी। ठीक सर। अब नाज़रीन, जैसा कि आप सुन रहे हैं सर कामरान सईद बात कर रहे हैं कि किस तरह हम अपने नौजवान तबके को
डिप्रेशन से निकाल कर एम्पावर कर सकते हैं। तो जिस तरह इन्होंने हाईलाइट किया सर आपने कि एजुकेशन जो सिलेबस है उसको चेंज करने की जरूरत है, टीचर्स का बहुत ज्यादा रोल होना चाहिए। उसके अलावा आपने बात की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को कंपलसरी कर देना चाहिए इंस्टीट्यूट्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, ताकि तलबा जो है वो अपने शौक को अच्छे तरीके से परसू कर सकें और जो लोग करना चाहते हैं कुछ, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिले। और फिर तीसरी आपने बात की आईटी बेस्ड फील्ड्स को चूज करें ज्यादा, ताकि आगे आपका जो फ्यूचर है वो सस्टेनेबल हो। तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे सर कामरान सईद को। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने क्लोजिंग रिमार्क्स, अपने फाइनल वर्ड जरूर दीजिए टॉपिक के हवाले से, कि किस तरह हम ओवरऑल इस मौजू को देखते हैं, और क्या आप राय देंगे, क्या आप एडवाइस देंगे आज की यूथ को कामयाब होने के लिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा जो लास्ट मैसेज है वो यूथ और यंगस्टर्स को, वो ये है कि जो भी आप फील्ड चूज करते हैं ना, पहले तो आप अपने टैलेंट को पहचानें, आपके अंदर टैलेंट क्या है। जिस काम को करने में आपको मजा नहीं आता ना, उसको फॉर द टाइमिंग अगर आपकी जरूरत है तो कीजिए, वरना अपने पैशन को पहचानिए और अपने पैशन को जिद के साथ परस्यू कीजिए। जब आप जिद के साथ कोई काम करेंगे ना, कि जैसे कश्तियां जला के जब आप एक काम को करेंगे ना, अपने अंदर से किसी किस्म का भी डर का या हार का डर उतार के, तो फिर आप जरूर कामयाब होंगे। अगर आप डर डर के किसी चीज को करते रहेंगे, उससे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो अपने अंदर एक जिद इस तरह की पैदा करें। फॉर सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आप ऐसे क्रिकेटर एज ए क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो इस तरह का क्रिकेटर बनिए कि जब आप फील्ड के अंदर जाएं तो बाकी प्लेयर्स ये बोलें कि जनाब अब जो है वो गेम खत्म हो गया है, एक्चुअल जो प्लेयर था वो आ गया फील्ड के अंदर। अपनी हर चीज को जो है वो एक जिद बना के कीजिए, चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। अपनी किसी भी फील्ड के अंदर आप अगर आप गिर जाते हैं या फेल हो जाते हैं, तो अपनी फेल को एक लर्निंग लेसन समझें, एक एक्सपीरियंस समझें और फर्दर मूव करें। जिस चीज के अंदर आप ट्रेंड नहीं है, जिस चीज के अंदर आपकी बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज नहीं है या नो हाउ नहीं है, उस चीज के अंदर ऑब्वियसली आप फेल तो होंगे। जिगजैगिंग करके लकीली आप कभी कामयाब हो भी जाते हैं, तो आप ज्यादा लंबा अरसा नहीं चलेंगे। आपसे ज्यादा कोई वेल एक्सपीरियंस या वेल ट्रेंड बंदा आपके सामने आ जाएगा, वो आपको चलने नहीं देगा। तो जिस फील्ड के अंदर भी जाएं, उसके अंदर मैक्सिमम प्रैक्टिस और पैशन और हार्डवर्क के साथ अपना जो है क्या कहते हैं फील्ड के अंदर परस्यू करें। पैसा, फेम, ये सारी चीजें तो इवेंचुअली आपके पास आ ही जाती हैं, लेकिन अपनी फील्ड के अंदर परफेक्ट बनने की कोशिश करें। सही। जी, थैंक यू। नाज़रीन, जिस तरह कि आपने सुना सर कामरान सईद को, उन्होंने बात की यूथ के ऊपर कि अपने टैलेंट को पहचाने और जिस भी फील्ड में जाए पूरे पैशन के साथ जाए। बहुत खूबसूरत और बहुत इंफॉर्मेटिव बात की आज के दौर के हवाले से। आज के दौर की जरूरत थी इस सेशन को करना। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने भी ये शो देखा बहुत मुस्तफीद हुए होंगे आप सब। सर कामरान, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।